हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में वही हमने मोलरिटी और मोलरिटी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखा था। मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट या डेंसिटी जब दे रखी होती है तो मोलरिटी या मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन चीजों को भी हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं एंड दैट इज द सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी होता क्या है पहले से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, 1 बीकर में वाटर ले लिया। फॉर एग्जांपल इट इज 100 ml ऑफ वाटर। इसमें आपने शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, शुगर को ऐड कर रहे हैं, इसको शुगर को। जैसे ही आपने शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट करा, फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर इसमें डिसॉल्व होने वाली थी वो 15 ग्राम थी। तो इस शुगर का वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक गिवन टेम्परेचर को बिना चेंज किए इस एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल 100 ml जितना भी सॉल्वेंट लिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखेगा, उसी को आप क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो सिंपली डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute which can be dissolved in a specific amount of solvent, specific या given भी बोल सकते हैं, in a specific amount of solvent at given temperature। गिवन टेम्परेचर का मतलब जिस टेम्परेचर पर आप प्रोसेस को कर रहे हैं ना, एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी सिंपली क्या है, किसी भी सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट है जो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखता हो। देखिए सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो हमें अपने चैप्टर में सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड पढ़ना है, गैस इनटू लिक्विड पढ़ना है एंड लिक्विड इनटू लिक्विड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जरा इसे समझिए, हमने क्या करा, मान लीजिए एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में ले लिया मैंने किसको, वाटर को, और एक कंटेनर और लिया और उस कंटेनर में मैंने ले लिया बेंजीन को। वाटर कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट है, जबकि बेंजीन कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। आपने क्या करा, इसमें सॉल्ट को डिसॉल्व कराया और नैप्थलीन को डिसॉल्व कराया। सिमिलरली इसमें भी आपने नैप्थलीन को डिसॉल्व करने की कोशिश करी और सॉल्ट को भी, सॉल्ट का मतलब कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट। जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कराना चाहते हो डिसॉल्व हो जाता है, जबकि नैप्थलीन डिसॉल्व नहीं होता। नैप्थलीन को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, लेकिन कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉमन सॉल्ट है वो पोलर है और पोलर चीजें किसमें डिसॉल्व होंगी, पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सब्सटेंस किसमें डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। मतलब जो जैसा होता है वो वैसे के अंदर ही डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। यहां से एक स्टेटमेंट आती है लाइक डिसॉल्व लाइक, इट
इट मीन्स अगर कोई सॉल्यूट आपके पास पोलर है तो उसके डिसॉल्व होने के लिए आपको सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए, पोलर चाहिए। अगर आपके पास सॉल्यूट नॉन पोलर है तो उसके डिसोल्यूशन के लिए आपको सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए होता है, नॉन पोलर चाहिए होता है। चलिए इतनी बात हो गई। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, देखो मैंने नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर ली। देखो सॉल्युबिलिटी पर कहीं ना कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी इफेक्ट डाल रहा है। अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी यहाँ पर चेंज हो ही जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने का काम करते हैं, एंड दैट आर द टेम्परेचर एंड प्रेशर। उनकी तरफ मूव करने से पहले, बिकॉज हम सॉलिड इनटू लिक्विड को पढ़ रहे हैं, तो जरा इसको समझते हैं। आपने क्या करा, किसी सॉलिड को, या जैसे मैं शुगर की बात कर रहा था, मैंने वाटर में डिजोल्व करना स्टार्ट किया। इनिशियली क्या होगी, शुगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर के वाटर में डिजोल्व होने लगेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ समय के बाद जब आप और शुगर को डालेंगे तो वो शुगर के पार्टिकल वहां पे एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और उसके रिजल्टेंट वो वहां से सेपरेट होने लगेंगे, मतलब डिसोल्यूशन नहीं होगा। दो प्रोसेस वहां पर हो रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है, और एक किसका प्रोसेस हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। पार्टिकल सेपरेट होने लगेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन, जब डिसॉल्व हो रहे होंगे तो डिसोल्यूशन। और एक ऐसी कंडीशन जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर आ जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन अराइज हो चुकी होती है जिस सिचुएशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका होता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका हो, फर्दर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता हो, उसे आप बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे, द सॉल्यूशन in which further more amount of solute can't be dissolved। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके एट द गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जिस पर अभी आपने डिसोल्यूशन कराया है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस चेंज हो सकता है ना। सिमिलरली फिर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता हो, फिर उसे भी कुछ बोलेंगे, उसे क्या बोलते हैं आप, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफाइन कर पाएंगे, सिंपली कांच की जगह क्या कर देंगे, क्या, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या प्रेशर को डिस्कस करते हैं तो इसी सिचुएशन में करते हैं जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाता है, मींस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर आपको समझना है तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड है, ये प्रोसेस दो तरीके का हो सकता है। इट मे बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक है तो एब्जॉर्ब होगी। देखो केस फर्स्ट, इफ प्रोसेस इज
एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो जरा देखना, सॉलिड प्लस लिक्विड क्या बनाएगा ये, सॉल्यूशन। सॉलिड का मतलब सिंपली सॉल्यूट है, और ये कौन है आपका, सॉल्वेंट है। ओके, बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक हैंस हीट इज रिलीज्ड इन द प्रोडक्ट साइड। देखो भाई, अब हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं। तो टेम्परेचर को के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पे या कभी भी इक्विलिब्रियम पे विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है जरा ये समझिए। पहले तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल को समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में किसी भी फैक्टर में चेंज करते हैं, इसे में भी प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एंड सो ऑन, जो भी आप वेरियस फैक्टर्स हैं उनमें अगर आप कोई चेंज करते हैं तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है, रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन को फेवर करने लगती है जिस डायरेक्शन में आपके द्वारा किए गए इफेक्ट को अपोज किया जा सके, उसे रिड्यूस करा जा सके या उसे काउंटरएक्ट किया जा सके। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जो आप करोगे रिएक्शन उसका मिनिमाइज करना चाहेगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन चाहेगी टेम्परेचर को कम करना, अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रिएक्शन चाहेगी उसे बढ़ाना, अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो रिएक्शन चाहेगी उस डायरेक्शन में जाना जहां प्रेशर ज्यादा हो। तो सिंपली जो हम लोग करेंगे रिएक्शन उसको कंट्राडिक्ट करने का काम करेगी, काउंटरएक्ट करने का काम करेगी। तो जरा समझते हैं, हमने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ाया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जरा देखो, अब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी तो टेम्परेचर ही नहीं दिख रहा है। तो देखो हीट रिलीज हो रही है प्रोडक्ट साइड में, तो इस साइड में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, जबकि रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर क्या होगा, कम। अब आप क्या करिए, टेम्परेचर को बढ़ाइए। टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां टेम्परेचर क्या हो, कम, और टेम्परेचर कम कहाँ हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट साइड में। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन या रिएक्शन फेवर्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब सॉल्यूशन सॉलिड और लिक्विड में सेपरेट होने लगा, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स अलग होने लगे, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, डाउनवर्ड एरो डिक्रीजेज के लिए और अपवर्ड एरो इंक्रीज के लिए, ठीक है। सिमिलरली केस 2 की बात करते हैं। केस सेकंड क्या होगा, इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो रिएक्शन कुछ ऐसे लिखेंगे, हीट प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड क्या बनाएगा ये, सॉल्यूशन, है ना। अब देखो यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इस साइड में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर कम। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन किसको फॉलो करेंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल को। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या चाहेगा, रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाना जहां टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होने लगेगी, प्रोडक्ट साइड में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन
फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। यहां से देखो एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्युबिलिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये कब है, जब प्रोसेस कैसा हो, एक्सोथर्मिक हो। अगर एंडो हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, कर पाएंगे यहाँ तक, कोई परेशानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को लेकर के। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को भी समझते हैं। सेकंड है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए प्रीवियस क्लासेस से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ही पार्टिकल्स आपके कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड के तो बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती तो है लेकिन बहुत कम, दैट इज नेग्लिजिबल। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सॉलिड और लिक्विड दोनों के पार्टिकल कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल। और जब इनकम्प्रेसिबल है पार्टिकल, तो क्या प्रेशर के लगाने से या प्रेशर बढ़ने से पार्टिकल कंप्रेस हो पाएंगे, नहीं। और जब पार्टिकल्स में कंप्रेशन ही नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन solubility of increasing pressure। क्यों, क्योंकि बिकॉज both solid and liquid particles are highly incompressible। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के पार्टिकल कैसे होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके एक्वेटिक स्पीसीज है, रेस्पायर जब करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन का इंटेक कहाँ से करते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर, तो वो भी क्या है, गैस का डिसोल्यूशन है लिक्विड। तो वेरियस टाइप की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। जरा समझिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कोरिलेट करने के लिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे हेनरी, जिन्होंने अपना एक रिलेशन दिया जिसको हम लोग हेनरी लॉ के नाम से पढ़ते हैं। पहले हेनरी सर ने क्या कहा उसे समझते हैं। हेनरी सर ने बोला कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके प्रेशर पे। फॉर एग्जांपल एक वेसल ली, इसमें ये लिक्विड के पार्टिकल्स, कुछ गैसेस इसमें साथ में भरी हुई थी, गैस के कुछ पार्टिकल यहाँ पर इसमें इंटरमिक्स हो चुके थे, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगी थी जिसके ऊपर एक फोर्स लगा था, मान लो एक्स वेट रखी थी, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स यहाँ डिसॉल्व हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर क्या करा, वेट को बढ़ा दिया, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, वेट और इंक्रीज कर दिया,
ऐसी सिचुएशन में ये मान लीजिए लिक्विड था आपका ऑलरेडी, अब यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल हैं कुछ तो बाहर अभी भी रह गए और कुछ पार्टिकल जो और थे वो अंदर आकर के डिसॉल्व हो गए। मतलब जैसे ही आपने वेट को बढ़ाया तो वेट बढ़ने से क्या हुआ, फोर्स बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो उसकी वजह से जो गैस के पार्टिकल का डिसोल्यूशन था वो और ज्यादा हो गया। इट मीन्स प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जरा इस चीज को समझते हैं। हेनरी सर ने क्या बोल दिया भाई, जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है प्रेशर पे। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी अगर आप प्रेशर को भी इंक्रीज करें। सिमिलरली मैंने ये बोला है, ऐसे लिख देता हूँ, प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। डाल्टन सर थे जिन्होंने इसको सेपरेटली करा, उन्होंने बोला कि भाई जो हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वो हम विद रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन कर सकते हैं। भाई यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो गैसियस फेज में, लिक्विड फेज में बढ़ गए होंगे, सॉल्यूशन फेज में बढ़ गए होंगे, तो सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन भी गैस का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन्होंने बोला कि प्रेशर के बढ़ने से जो मोल फ्रैक्शन है गैस की वो भी उस लिक्विड फेज में या सॉल्यूशन फेज में इंक्रीज हो जाती है। तो इन चीजों को कंबाइन करके, डाल्टन और हेनरी लॉ दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मॉडर्न स्टेटमेंट हेनरी लॉ की, उसकी बात करते हैं। हेनरी लॉ क्या कह रहा है सर, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसमें, वेपर फेज में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, is directly proportionate to the mole fraction, to the mole fraction in mole fraction of gas in solution phase, in solution phase। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, मोल फ्रैक्शन के। इसी के लिए मैथमेटिकल रिलेशन की भी मैं बात कर लेता हूं। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के एच, यहाँ पे जाई किसे डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस कंपोनेंट को, के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट। देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है। प्रेशर की यूनिट और के एच की यूनिट पर क्या होगी, सेम। तो के एच की यूनिट क्या होगी, यूनिट सेम एज प्रेशर। जो यूनिट आप प्रेशर की अप्लाई करेंगे या जो यूनिट प्रेशर की लेंगे वही के एच की लेनी पड़ेगी, या जो के एच की होगी वही आपको प्रेशर की लेनी पड़ेगी। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे और बढ़ता है, P इज इक्वल्स टू के एच, जाई आए यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इसे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एफ। देखो प्लस सी अगर करें तो सी तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है। ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको ऑब्जर्व होगा, y एक्सिस पे प्रेशर, x एक्सिस पे जाई, इंटरसेप्ट जीरो मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्लोप पॉजिटिव मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलता है। इसकी जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर होती है, यहाँ पे किससे डिनोट हो रही है, m से, जो कि किसके बराबर है, के एच के, जो कि बराबर होती है किसके, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई वाई एक्सिस पे कौन है, प्रेशर, एक्स एक्सिस पे कौन है, जाई, और जो कि बराबर होगा किसके, tan थीटा के, क्योंकि स्लोप इज इक्वल्स टू, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, tan थीटा होता है।
तो यहाँ से हमने ये स्लोप पता चल गई। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर कहीं आपको मान लीजिए दो कर्व दे रखी होती है और आपको θ1 θ2 दिया होता और फिर आपसे बोलते किसके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती, तो बता पाते ना, कोरिलेट कर पाते, जिसके लिए थीटा ज्यादा होगा वहाँ टेन थीटा का क्या रिलेशन होगा, तो टेन थीटा से KH का क्या रिलेशन होगा, कर पाएंगे। चलिए यहीं पे एक छोटी सी बात और करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे ही आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर की कांस्टेंट करते हैं, ये टर्म तो हो गया, ये देखो P इक्वल्स टू KH X था, KH जाई था, P तो कांस्टेंट हो गया, तो KH इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गया किसके, जाई के। इट मींस मैं बोल सकता हूं इफ हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट then higher will be the solubility of gas या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस कंपोनेंट। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस विषय में कुछ क्वेश्चंस भी करने, लेकिन उससे पहले हम लोग मूव करेंगे हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस। Applications of Henry law. क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ की बात करें तो सबसे पहले जो नॉर्मली हम लोगों की सॉफ्ट ड्रिंक बोतल्स होती हैं या सोडा वाटर होता है, वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो वहाँ पे सम फ्लेवर्स और ऐड हो जाएंगे, सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो आप नॉर्मली देखते हैं जब हम लोग बोतल को ओपन करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा की, तो हिसिंग साउंड के साथ वहां से कुछ गैस एस्केप करती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उस कैप को ओपन करा तो वहां पर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी वहां पर ज्यादा थी वो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम, जिसकी वजह से गैस वहां से क्या करने लगी, एस्केप करने लगी, निकलने लगी। अगर उसी चीज को यहाँ पर समझें तो यहाँ पर हम लोग उसकी एक एप्लीकेशन हेनरी लॉ की हो जाती है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बोतल या सोडा वाटर होता है उसको सील करा जाता है अंडर द हाई प्रेशर। सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर। पहली एप्लीकेशन तो हो गई है। दूसरी एप्लीकेशन होती है यहाँ पे वैंड फॉर्मेशन। देखो वैंड होता क्या है पहले जरा समझिए। होता क्या है, जब कोई भी जो सी डाइवर होते हैं, समुद्री गोताखोर, स्क्यूबा डाइवर जिन्हें बोलते हैं, जैसे ही वो नीचे जाएंगे, अंडर द डेप्थ जाएंगे, तो ऐसा करने पर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर बढ़ता है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द ब्लड इंक्रीज करे, है ना। मैंने क्या बोला, समझना जरा। जैसे ही अंडर द डेप्थ जाएगा वो, तो ऐसा करने पर जो वो टैंक में जो रेस्पिरेटरी मिक्सचर था उसमें गैसेस थी, उनका डिसोल्यूशन ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, वो हाईली सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। बट उसे यहाँ पे स्टेबल नहीं रहना, उसे क्या करना है, वापस से ऊपर आना था। लेकिन अब जैसे ही वो सरफेस की तरफ आएगा तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज, जिसकी वजह से गैसेस क्या चाहेंगी, ब्लड से एस्केप होना, निकलना, इवॉल्व होना। गैसेस क्या चाहेंगी, एस्केप करना। और इसी वजह से जो नाइट्रोजन गैस है
वो ब्लड में बबल्स को बना लेती है। जब वो एस्केप होना चाहती है, निकलने की कोशिश करती है, तो वहां पर उसकी बबल्स बन जाती है और वो जो बबल्स है वो ब्लड की कैपिलरीज को ब्लॉक करती हैं और उन ब्लॉकिंग की वजह से या उस ब्लॉकिंग की वजह से ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हमें विजुअलाइज होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वेंट। पेनफुल कंडीशन है, दर्द होता है उसमें, और कभी कभी ज्यादा ब्लॉकिंग होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इट इज ए मेडिकल कंडीशन। पहली बात क्या है, इट इज ए मेडिकल कंडीशन which arise due to the blocking of blood capillaries by bubbles of nitrogen which are formed due to decrease in solubility of nitrogen in blood, which are formed due to decrease in solubility of nitrogen in blood. It is a पेनफुल कंडीशन। पेनफुल कंडीशन होती है, दर्द होता है यहाँ पे, जिसको आप क्या बोलते हैं, वैंड बोलते हैं, और इसकी वजह से ब्लू कलर की स्ट्रिप्स बन जाती हैं, हमारे बॉडी के सरफेस पे में विजुअलाइज होती हैं, जिनकी वजह से अगर कभी परमानेंटली कैपिलरीज का ब्लॉकेज हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। अब इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करा गया, इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमने उस रेस्पिरेटरी मिक्सचर में हीलियम को ऐड कर दिया। वी ऐड हीलियम एज द डाइल्यूएंट in the tank due to its very low solubility in blood even at high pressure। प्रेशर हाई होने पर भी इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में वो कम होती है, जिसकी वजह से हम लोग हीलियम को उस टैंक में गैसेस को और डाइल्यूट करने के लिए, नाइट्रोजन के अमाउंट को कम करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीलियम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पे जाते हैं, एंड थर्ड वन इज द एनॉक्सिया। थर्ड एप्लीकेशन है एनॉक्सिया। एनॉक्सिया सिंपली यहाँ पर भी क्या है, डेफिशिएंसी है किसकी, ऑक्सीजन की। तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, समझिए जरा। जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं, ज्यादा पहाड़ों पे जाते हैं, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो गैसेस का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में कमी आने की वजह से जो गैसेस वहां पर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में या उनकी वहां पर क्या होने लगेगी, डेफिशिएंसी। सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऐसा करने पर डेफिशिएंसी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती,
जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करने लगती है, कुछ रेस्पॉन्स शो करने लगती है, जैसे कि हमें चक्कर आने लगते, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होने लगती है, हेडेक होने लगता है। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हेडेक हो सकता है, कैसे रेस्पॉन्ड करती है बॉडी। इसके साथ साथ डिजीनेस हो सकती है, डिजीनेस मतलब चक्कर आने लगा। नोजिया की फीलिंग हो सकती है, मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। फैटिग हो सकता है, थकान, या आपकी जो थिंक करने की एबिलिटी है वो सप्रेस हो सकती है, अनेबल टू थिंक क्लियरली। ये कुछ वेज हैं या कुछ सिम्टम्स हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के केस में या एनॉक्सिया के केस में बॉडी शो करती है। चक्कर आने लगे हैं, सर दर्द होने लगे, वॉमिट की फीलिंग आने लगे, थकान हो जाए बहुत ज़्यादा, या फिर आप थिंक करने की आपकी कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाए। बट ये लॉन्ग टर्म तक नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब आप कुछ दिन वहां रहेंगे, 2 या 3 दिन वहां रहेंगे, तो आपकी बॉडी उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना चाहेगी, और उस अडेप्टेशन के रिजल्टेंट आपकी जो बॉडी है वो अपने आरबीसी काउंट को इंक्रीज कर लेती है। और जब आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग अफिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू अडेप्ट in these conditions body itself increase the RBC काउंट। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, अडेप्ट करने के लिए बॉडी अपने आप ही क्या करती है, आरबीसी काउंट को इंक्रीज कर लेती है। तो ये 3 एप्लीकेशंस थी किसकी, हेनरी लॉ। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अब आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जो आपका प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस है, इस चीज को आप याद रखेंगे, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस in a liquid is considered as an exothermic process। जनरली जो गैस को जब आप डिसॉल्व कराते हैं किसी लिक्विड में, तो वो प्रोसेस आपका कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो आप हमेशा इस प्रोसेस को कैसा मान के चलेंगे, एक्सोथर्मिक ही मानकर चलेंगे। तो जब आपने किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराया, जिसके रिजल्टेंट एक सॉल्यूशन मिला, अगेन एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही है तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर कम। फिर से हम किसे अप्लाई करेंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल को। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां टेम्परेचर कम हो। कम कहां पे है, रिएक्टेंट साइड में, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। और अच्छा, क्वेश्चन यहां पर बनता है, उस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, aquatic species feel more comfortable in cold water rather than in
वार्म वाटर एक्सप्लेन। जरा इसको समझना, एक्वेटिक स्पीसीज को रेस्पिरेशन के लिए मैंने इनिशियली बताया था डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलती है वाटर। तो अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी वाटर में ज्यादा, तो रेस्पिरेशन क्या होगा बड़ी आसानी से, ब्रीदिंग बहुत आसानी से होगी। और इसीलिए कोल्ड वाटर में जो आपकी एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं इन कंपेयर टू द वार्म वाटर, क्योंकि आपका जो कोल्ड वाटर है वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। क्वेश्चन है हेनरी लॉ पे बेस्ड, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would be dissolved in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a pressure of 0.987 bar. Henry law constant for nitrogen gas at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. If Henry law constant, ठीक है। देखो जरा इन्होंने क्या बोला है, नाइट्रोजन गैस है, बबल हो रही है वाटर से। मैंने भी बोला जैसे ब्लड से बबल्स बनाती है वैसे ही वाटर में भी बबल्स बनाएगी। तो आपसे बोला हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, आपसे क्या पूछा है, सॉल्यूशन करते हैं। मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना, ठीक है, किसमें 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे दिया 1 लीटर, मतलब 1000 ml। इस बात में कोई परेशानी? अब आगे देखो, एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है 0.987 बार। हेनरी लॉ कांस्टेंट भी नाइट्रोजन के लिए इन्होंने दे दिया है कितना 76.48 किलो बार। मैंने पहले भी बोला था यूनिट सेम रखनी है, या तो आप इसे किलो में कर लो या इसे बार में कर लो, तो इसे बार में कर लेते हैं। तो 76.48 इंटू 1000 बार दैट इज 76480 बार। इस बात को समझना, हमारे पास रिलेशन क्या होता है जरा देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। यहां से मैं इसे ओपन कर सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू KH फॉर नाइट्रोजन इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जरा एक चीज को आप समझिए, हम लोग यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं, मिलीमोल्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं। मिलीमोल्स तो फिर क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलीमोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें वाटर के मोल्स तो पता होने चाहिए। अब वाटर के मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, किसी के भी मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास तो मैं बता देता हूँ कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ वाटर कितना होगा ये तो कुछ पता नहीं है, तो लेकिन हमें पता होता है डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास डेंसिटी कितनी थी 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना है 1000 ml, ml से ml कैंसिल, तो मास कितना आ गया यहाँ से 1000 ग्राम। इस बात में कोई परेशानी? चलो देखो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से कितने आ जाएंगे, मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 18, डिवाइड लगाना 55.55 मोल, ठीक है। अब देखो प्लेस करते हैं, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना है 0.987, KH कितना है 76480 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.55। देखो एक तो तरीका है कि भैया बस इसे सॉल्व करो, थोड़ी सी इक्वेशन डिफिकल्ट बनेगी फिर आप मोल्स निकाल पाएंगे, या एक तरीका और होता है जनरली जब भी सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, वो भी गैसियस है, तो गैस का मोल्स क्या होंगे या सॉल्यूट के मोल्स क्या होंगे बहुत कम। तो हम क्या करेंगे
number of moles of nitrogen should be lesser than very smaller than 55.55. Therefore, number of moles of nitrogen plus 55.55 is equivalent to the 55.55. हमने क्या करा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को वाटर के मोल्स के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी। तो अब ये थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 987 इज इक्वल्स टू 76480 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.55। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ से देखो 0.987 इंटू 55.55 अपॉन 76480। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन के मोल्स मिल जाएंगे। हमें क्या चाहिए थे, मिलीमोल। तो जो मोल्स आए उसी में आप क्या करना, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आए हैं उसी में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको क्या मिल जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। पहले आप क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे यहाँ से, और मोल्स आने के बाद 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमोल। कर पाएंगे ना? कुछ नहीं करना, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। आपको जो भी चीजें दे रखी हैं उनको गिवन में मेंशन करिए, उन वैल्यूज से उस क्वेश्चन से रिलेवेंट फॉर्मूले को लिखिए, वैल्यूज को प्लेस करो, फिर सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कंसेप्ट रखते हैं, अप्लाई करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप क्या करेंगे, हेनरी लॉ तक के टॉपिक पर बेस्ड, चाहे वो मोलरिटी हो, मोलैलिटी हो, हेनरी लॉ पर बेस्ड, इन यहाँ तक के कंसेप्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के मिलते हैं। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए पहली प्रेफरेंस आपको एनसीईआरटी देनी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको हर हालत में आने ही चाहिए। तो पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहाँ तक के टॉपिक के ट्राई करने। कोई भी डाउट्स आते हैं तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज राउल्ट्स लॉ।